आखिर क्या कारण है कि कुछ दिन पहले अभी नागपुर में पत्थरबाजी हुई, अभी वो याददाश्त से उतरा नहीं था तब तक एक पिछले हफ्ते नासिक में पीट दिया, 21 पुलिस वालों को पीट दिया उठा के। पीटा नहीं पीटा नासिक में, आखिर क्या कारण है कि नागपुर जो दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संगठन राष्ट्रवादी संगठन का हेडक्वार्टर है, नागपुर जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र और कर्म क्षेत्र है, नागपुर जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का गृह क्षेत्र और कर्म क्षेत्र है, नागपुर जो वीर सावरकर, डॉक्टर हेडगेवार, गुरु गोलवलकर, वीर सावरकर, बाबा साहब अंबेडकर का कर्म क्षेत्र है, नागपुर जहां 90% हिंदू हैं, नागपुर जहां विधायक हिंदू, सांसद हिंदू, मंत्री हिंदू, पार्षद हिंदू, प्रधान हिंदू, वहां वहसी दरिंदे औरंगजेब की कब्र के नाम पे दंगा हुआ और घर किसका जलाया? जोर से बोलिए जरा। हिंदुओं का। गाड़ियों में आग किसके लगी? ये नागपुर में हुआ, अभी पिछले हफ्ते नासिक में हुआ। माता 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ था हमारा कीर्तेश्वरी। कीर्तेश्वरी जहां माता का मुकुट गिरा था, मुर्शिद खान नाम का लुटेरा गया, उसने कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना दिया। आजकल मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है टीवी देखने वालों को पता है? देखा नहीं देखा टीवी? हाँ। मुर्शिदाबाद में हिंदू 30% है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में 10% से कम है। क्या कारण है कि नागपुर में हिंदू 90% है, वहां पे भी मारे गए, आगजनी हुई। मुर्शिदाबाद में 30% है, वहां पे भी आगजनी हुई, पलायन कर रहे। नासिक में जहां 90% है, वहां पिछले हफ्ते मारे गए, पीटे गए। कभी आपने दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में सुना क्या ऐसे हिंदुओं का घर जलाया हो? जोर से बोलिए जरा। होली पे, इस साल अगर होली पे आपको विजुअल याद होगा, होली के दिन संभल में होली खेली गई थी, याद है आपको? तो सब लोग बड़े प्रसन्न थे। तो मैं ये सोच रहा था अगर 2025 में इतनी सेना लगा के होली खेलनी पड़ रही है तो 2050 में क्या होगा? और दूसरा, उसी दिन दुबई के भी विजुअल आए। दुबई में सब आराम से होली खेल रहे थे। दुबई में होली खेलने के बाद कोई पत्थरबाजी हुई थी क्या? नहीं। सड़क पलटाने की साजिश पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहां होती है? भारत में। कभी पत्थर रख देंगे, कभी ड्रम रख देंगे, कभी कुछ रख देंगे, कभी कुछ रख देंगे। अच्छा, दूसरा क्या कारण है? भारत में ओवरऑल हिंदू 80% हैं, फिर भी यहां असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और मैं बहुत सारे अग्रवाल समाज के लोगों को, मारवाड़ी समाज के लोगों को, जैन समाज, माहेश्वरी समाज के लोगों को जानता हूं जो दुबई पलायन कर रहे हैं। मतलब 80% भारत में है, फिर भी उनको लगता है अगली जनरेशन ठीक नहीं रह पाएगी, तो कहां पलायन कर रहे हैं वो? दुबई। क्यों? दुबई में भगवान राम का मंदिर भले नहीं है, लेकिन वहां राम नीति लागू है, और राम नीति है भय बिन होए न प्रीत। दुबई में कृष्ण जी का मंदिर भले नहीं है, लेकिन वहां कृष्ण नीति लागू है, और कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरित। हम कहते हैं केवल लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, और वहां लोहा लोहे को काटता है, यह फार्मूला इफेक्टिवली लागू है। दुबई में इसलिए सुरक्षित हैं लोग, वहां 3 महीने के अंदर फैसला हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना चाहिए। आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? कि जब राष्ट्रपति जी के पास बिल जाए तो उनको 3 महीने के अंदर फैसला कर देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, राष्ट्रपति को आदेश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस पे खूब चर्चा हो रही है। दुर्भाग्यवश इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है कि 3 महीने में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
और फिर आज यहां से मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से व्यक्तिगत रूप से सवाल पूछ रहा हूं, सार्वजनिक सवाल पूछ रहा हूं। मुझे पता है ये वीडियो पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट के सारे जज, हम जो कुछ कहते हैं वो 1 हफ्ते के अंदर पहुंच जाता है, कि केवल राष्ट्रपति को ही 3 महीने में क्यों फैसला करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को 3 महीने में हर मुकदमे का फैसला क्यों नहीं करना चाहिए? हाई कोर्ट में 3 महीने के अंदर फैसला क्यों नहीं होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 3 महीने के अंदर फैसला क्यों नहीं होना चाहिए? पुलिस को अपनी जांच 3 महीने के अंदर क्यों नहीं पूरी करनी चाहिए? मैं इसी की लड़ाई लड़ रहा हूं कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू होना चाहिए। एफआईआर होने के 1 घंटे में एफआईआर हो, 3 महीने के अंदर जांच पूरी हो, 3 महीने में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला, 3 महीने में हाई कोर्ट का फैसला और 3 महीने में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यानी एफआईआर लागू होने के 1 साल के अंदर कंप्लीट टोटल ओवरऑल फैसला मिल जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे अरे यहां तो 40-40 साल से मुकदमा चल रहा है, 1 साल में कैसे हो जाएगा? हो सकता है, 100% हो सकता है, गारंटी के साथ हो सकता है, और दुनिया के कई देशों में लागू है। दुनिया के कई, भारत में लागू था। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय जब कोर्ट जो जुडिशियल सिस्टम था उसमें 4 कैटेगरी थी। जस्टिस विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर फैसला। जस्टिस विद इन डे, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है तो 1 दिन के अंदर फैसला। थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड केस है तो जस्टिस विद इन वीक, 1 सप्ताह के अंदर फैसला। और बहुत एक्सेप्शनल जो केस था उस जस्टिस विद इन मंथ, 1 महीने के अंदर फैसला। इसी भारत में होता था। और केवल यही नहीं लागू था, उस सिस्टम को रानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने राज्य में भी लागू कर दिया था। हो सकता है हमारी 50% समस्याओं का मूल कारण सड़ा हुआ कानून और सड़ी हुई न्याय व्यवस्था है, और सब परेशान है। मजदूर भी परेशान है, मालिक भी परेशान है, अगड़ा भी परेशान है, पिछड़ा भी परेशान है। कोई फर्जी कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में परेशान है, कोई फर्जी मुकदमों से परेशान है, कोई फर्जी दहेज के मुकदमों से परेशान है, कोई फर्जी बलात्कार के मुकदमों से परेशान है, कोई फर्जी SC/ST केस से परेशान है। सब परेशान। इस समय 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं भारत में। मुझे आश्चर्य है कि इस पे न संसद में चर्चा हो रही है न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। 5 करोड़ मुकदमों का मतलब, जब कोई मुकदमा चलता है उसमें एक पक्ष चाहता है जल्दी से फैसला हो जाए और एक पक्ष चाहता है मुकदमा चलता रहे। बलात्कारी चाहता है मुकदमा लंबा चले और पीड़िता का परिवार चाहता है मुकदमा जल्दी खत्म हो, ऐसे ही है ना? और मुकदमा लंबा चल रहा है तो आज का न्यायिक सिस्टम बलात्कारी के पक्ष में है या पीड़िता के पक्ष में? बलात्कारी। जो ड्रग स्मगलर है वो चाहता है मुकदमा लंबा चले। जिसके बच्चे ड्रग खा के, ड्रग पी के मर गए या परेशान हो गए, वो चाहता है परिवार जल्दी से जल्दी ड्रग स्मगलर को फांसी हो, आजीवन कारावास हो। और मुकदमा लंबा चल रहा है तो आज का न्यायिक व्यवस्था ड्रग स्मगलिंग को प्रमोट कर रही है या कंट्रोल कर रही है? प्रमोट कर रही है। अच्छा, हमारे देश का सिस्टम देखिए, जो जितने बड़े आतंकवादी को छुड़ा ले वो उतना बड़ा वकील, जो जितने बड़े अलगाववादी को छुड़ा ले वो उतना बड़ा वकील। हम सारे लोग तो टुच्चे मुच्चे हैं, क्योंकि आज तक हमने आतंकवादी का केस लिया नहीं, अलगाववादी का केस लिया नहीं, किसी जिहादी का केस लिया नहीं, किसी धर्मांतरण कराने वाला का केस लिया नहीं, किसी घुसपैठिए का केस लिया नहीं, किसी नक्सली का केस लिया नहीं, किसी माओवादी का केस लिया नहीं, कभी PFI का केस लिया नहीं, कभी सिमी का केस लिया नहीं। तो हम क्या हैं? छोटे वाले वकील। बड़ा वकील कौन? जो हाजी मुस्तान का मुकदमा लड़े, दाऊद इब्राहिम का मुकदमा लड़े, याकूब मेनन का मुकदमा लड़े, ऐसे लोगों का जो मुकदमा ले वो क्या है? बड़ा वकील। ऐसे ही है ना, हम दिमाग में जब छोटा बड़ा सोचते हैं ऐसे ही सोचते हैं। मानसिकता बदलनी चाहिए। ये भारत में जितनी समस्याएं, 1000 बेटियां प्रतिदिन लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, यानी
साल में 3.5 लाख से 4 लाख बेटियां हमारी लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। और याद रखिएगा, लड़का कन्वर्ट होता है, पुरुष कन्वर्ट होता है तो एक व्यक्ति कन्वर्ट होता है। बेटी जब लव जिहाद का शिकार होती है तो पूरी जनरेशन खत्म हो जाती है। और 4 साल में 4 लाख, इसका मूल कारण है सजा नहीं हो रही है, लंबा मुकदमा चल रहा है। इतना लंबा चल रहा है, इतनी तारीख पे तारीख मिल रही है कि गवाह परेशान होके गवाही से मुकर जा रहा है। और जब गवाह मुकर जाता है तो सबूत के अभाव में छूट जाता है। ऐसे ही हो रहा है ना। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, प्रतिदिन। आज तक किसी लव जिहाद करने वाले को, धर्मांतरण कराने वाले को आजीवन कारावास हुआ क्या? जोर से बोलिए। किसी की नागरिकता खत्म हुई क्या? किसी का 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? नहीं। यह हमारी सड़ी हुई न्याय व्यवस्था है। 6 करोड़ भारत में घुसपैठिए बैठे हैं, उसके लिए बहुत हद तक हमारी न्यायिक व्यवस्था जिम्मेदार है। कभी आपने सुना कि कोई सिंगापुर में अवैध घुसपैठ करता है? कभी सुना आपने कोई जापान में अवैध घुसपैठ करता है? यहां 6 करोड़ बैठे हैं। मैंने 2017 में पीएल फाइल किया था, उस समय 5 करोड़ थे। मैंने राज्यवार आंकड़े दिए थे। डेमोग्राफी बदल रही है। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। दुर्भाग्यवश न संसद में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है, न हाईकोर्ट में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। उन्हीं को जगाने के लिए मैंने कहा 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, ऐसी चीजों को लिखिए और महीने में एक बार अपने सांसद से मिलिए और महीने में एक बार अपने विधायक से मिलिएगा। और उनको यह जरूर कहना कि मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती। केवल दैवीय समस्याएं लाइलाज होती हैं। भूकंप, बाढ़, सुनामी, ये लाइलाज होती है। बाकी जितनी समस्याएं, हम जिन समस्याओं से परेशान हैं, हम ऊपर वाले की समस्या से नहीं परेशान हैं। हम किसकी समस्या से परेशान हैं? नीचे वाले की, मानव निर्मित। और मानव निर्मित समस्या कोई लाइलाज नहीं होती। जितनी समस्याएं भारत में है, इसमें एक भी समस्या बताइए जिससे पूरी दुनिया परेशान हो। एक भी समस्या बताइए जो लाइलाज हो, जिसका कोई इलाज ही ना हो। आपको एक समस्या ध्यान में आ रही होगी, अरे चीन ने उसका इतना बढ़िया इलाज किया, पूछिए नहीं, शानदार इलाज किया। इजराइल ने बढ़िया इलाज किया हुआ है। तो समस्या कैसे खत्म होती है? समस्या खत्म होती है जैसे किसान काम करता है। किसान कैसे काम करता है? वो सीधे सीधे बीज बोता है क्या खेत में? नहीं। पहले क्या करता है? जुताई करता है, फिर गुड़ाई करता है, फिर निराई करता है, फिर खरपतवार की सफाई करता है, फिर भी अगर कुछ बचा तो पेस्टिसाइड डाल के उसको भी खत्म कर देता है। जब पूरी तरीके से खेत साफ हो जाता है तब उसमें बुआई करता है, फिर उसकी सिंचाई करता है, फिर उसकी देखभाल करता है, तब फसल अच्छी पैदा होती है। भारत में एक बार जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई करना पड़ेगा। भारत में एक बार इलेक्शन रिफॉर्म करना पड़ेगा, पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, टैक्स रिफॉर्म करना पड़ेगा। इतना दिमाग में रख लीजिए कि अंग्रेजों ने एक भी कानून भारत की संस्कृति या हमारे हित के लिए नहीं बनाया था। जो भी कानून बनाया था या तो भारत को लूटने के लिए बनाया था या तो भारत को बांटने के लिए बनाया था। और आजादी के बाद भी कानून जो बने वो भी उसी पैटर्न पे बने, उसी स्टाइल में बने। या तो बांटने के लिए बनाया या तो लूटने के लिए बनाया। तो जब तक एक भी कांग्रेसी कानून है तब तक भारत सुरक्षित नहीं हो सकता, और जब तक एक भी कांग्रेसी कानून है तब तक भी भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। कोई कांग्रेसी हमारे मित्र बैठे होंगे तो बुरा मत माने, मैं पब्लिकली कई बार कह चुका हूं कि मैं भारत के किसी भी कांग्रेस के नेता या जो कांग्रेस का समर्थक कोई भी जज या कांग्रेस का समर्थक कोई भी वकील, कांग्रेस के समर्थक कोई भी लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार से सार्वजनिक बहस करने के लिए तैयार हूं,
जिसमें वो ये कह दे, ये वाला कानून हमने जब बनाया था तो हमने भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए, भारत को परंपरा को मजबूत करने के लिए, धर्मांतरण रोकने के लिए, घुसपैठ रोकने के लिए, या हमने, हां किसी कानून का कोई फायदा अच्छा हो गया तो अलग बात है, लेकिन वो बना अच्छे इंटेंशन से नहीं था।